एडी की तरफ से अभी तेजस MK2 एमका या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में एक ही तरीके की एवियोनिक्स या सब सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया गया है? क्या भारत की तरफ से अभी रशिया के साथ किए जाने वाले एडिशनल MiG-29 और Su-30 MKI फाइटर जेट की डील को दोबारा रिवाइव करने का फैसला किया जा रहा है? और अंत में आखिर किस वजह से अभी कोर्ट की तरफ से इंडियन आर्मी के ऊपर लगभग 29 करोड़ का फाइन लगाने का फैसला किया गया है? ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एडीए की तरफ से है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि सेंटर फॉर एयरवन स्टडीज की तरफ से अरेंज किए गए एक वेबिनार में एडीए के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर ने बताया था कि वो अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की दो अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज इसको लेके कुछ और रिपोर्ट सामने आया था, जिसके मुताबिक एडीए की तरफ से अभी रेगुलर बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ डिस्कशन किया जा रहा था और रेगुलर डिस्कशन करने के बाद अभी एडीए की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन सभी के लिए जिन फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है उनमें मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट को रखने की कोशिश किया जा रहा है। एडीए का कहना है कि भले ही वो हमारी एक नोडल एरोस्पेस डेवलपमेंट एजेंसी है, लेकिन उनकी मैन पावर काफी कम है और अभी एक साथ वो एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस कर पाएंगे, जिस वजह से अभी तेजस MK2 एमका या फिर और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोजेक्ट में से वो एक ही बार में फोकस कर पाएंगे और इसी वजह से वो अभी कम से कम वक्त में इनको डेवलप करने में इनमें कॉमन सब सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक फाइटर जेट को डेवलप करने के बाद या एक फाइटर जेट की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद दूसरे को डेवलप करने में उनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर एमका के मैक्सिमम एवियोनिक्स इक्विपमेंट को कॉमन सिस्टम से डिराइव करने का फैसला किया जा रहा है और इन सभी को फुली मॉड्यूलर अप्रोच में बनाया जा रहा है। इन सबको तेजस MK1 प्रोजेक्ट से लिए गए सीख से बनाया गया है, क्योंकि तेजस MK1 प्रोजेक्ट में डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और मेंटेनेंस क्रू मेंबर के बीच सही तालमेल ना होने की वजह से अभी इसकी मेंटेनेंस को करने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, जिस वजह से अभी आगे चल जो भी फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे इनको मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तेजस MK1 में भी कुछ चेंजेस करने की फैसला किया जा रहा है, जिसमें अभी इसको पहले के मुकाबले 300 केजी तक हल्का किया जा सकेगा और इसको तेजस MK1 के मुकाबले ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार जी ने रिसेंटली मीडिया को बताया कि वो अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को फुली सपोर्ट कर रहे हैं और अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली प्रोटोटाइप को 2026 तक तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी पहली प्रोडक्शन वेरिएंट को 2031 में तैयार किया जाएगा। इनिशियल प्लान के मुताबिक 2032 में ही नेवी की तरफ से अपनी MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो इसकी मास प्रोडक्शन 2034 के बाद ही होने की उम्मीद किया जा सकता है, जिसके बाद वो इसको इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। एडीए के मुताबिक 2024 के बाद उनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए मल्टीपल फेज में लगभग 13,000 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है, जिनको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की इनिशियल प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 2025 में पहली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को बनाना शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 2026 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा। अब 2029 तक इसकी पहली प्री प्रोडक्शन यूनिट को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद 2 साल के अंतर में इसकी एक और प्री प्रोडक्शन यूनिट तैयार किया जाएगा, जिनको कम से कम 4 साल तक टेस्ट करने के बाद और इसमें सभी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के बाद इसको सर्टिफिकेशन मिलेगा और उसके बाद जाके 2034 तक इनकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को तैयार किया जाएगा और तब जाके इनको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से रशिया के साथ एडिशनल 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था और इस डील को लेकर पिछले 2 सालों से बातचीत चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि अभी भारत की तरफ से रशिया से खरीदे जाने वाले कई डिफेंस डील को अभी कैंसिल किया जा सकता है, जिसमें एडिशनल MiG-29 की डील, Su-30 MKI की डील और कामोव 2260 हेलीकॉप्टर की डील भी शामिल था और इसके अलावा इसके अंदर शोल्डर फायर मिसाइल की डील को भी शामिल करने का फैसला किया गया था और उन सभी को
आगे चल के कैंसिल करने की बात की गई थी। लेकिन अभी द हिंदू की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऑफिशियली इन डील को कैंसिल नहीं किया गया और अभी बस इनके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन को तलाश किया जा रहा है। और एक तरीके से अभी इन सभी डील को लेके एक रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब तक एक तरफ सभी डील को रिव्यू करने की कोशिश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ MiG-29 और Su-30 MKI फाइटर जेट की डील की बात करें तो इनका फिलहाल के लिए भारत के पास कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जब अभी एक तरफ लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी जल्दी से जल्दी एडिशनल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की कोशिश कर सकता है। जब तक ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट को इशू नहीं किया आता है, तब तक इन दोनों डील को पूरी तरीके से कैंसिल किया गया या फिर नहीं किया गया बताना सही नहीं होगा। और इसके अलावा कामोव 2260 हेलीकॉप्टर की डील को लेकर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इसके बदले इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को इंडेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और ये आगे चल के ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट इंडिया और श्रीलंका को लेके है। पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका और भारत के रिलेशन में काफी सुधार आया था, और स्पेशली जब से चाइनीज डेब्ट ट्रैप में फंसे श्रीलंका को भारत की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, तब से श्रीलंका को एहसास होने लगा है कि बुरा वक्त में भारत ही उसका साथ देने वाला है। इसी बीच नेवी की तरफ से बताया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच अभी एक नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम सिलनेक्स बताया गया और इसे आज से विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। ये इस एक्सरसाइज का 9th एडिशन है और इस एक्सरसाइज को अभी 2 अलग अलग फेज में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से एक हाफ फेज होने वाला और दूसरा सी फेज होने वाला है। हाफ फेज को अभी विशाखापट्टनम में शुरू कर दिया गया और इसके बाद 9 और 10 मार्च को इसकी सी फेज को कंडक्ट करना शुरू किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में श्रीलंका की तरफ से SLNS सौरला पार्टिसिपेट कर रही, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से इसमें INS किर्च पार्टिसिपेट कर रही, जो कि एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। इसके अलावा इसमें इंडियन नेवी की तरफ से फ्लीट टैंकर INS ज्योति भी पार्टिसिपेट करने वाली, और साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चीता हेलीकॉप्टर और डोनो जैसे एयरक्राफ्ट को भी इंडियन नेवी की तरफ से इस एक्सरसाइज में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है, और अभी इंडियन आर्मी के ऊपर दरअसल कोर्ट की तरफ से कुछ जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। ये सभी इंडियन आर्मी की एंटी माइन बूट्स की टेंडर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्राइवेट फर्म से एंटी माइन बूट्स या फिर बूट एंटी माइन इन्फेंट्री या शॉर्ट में बामी को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 17 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन 2018 में जब उस कंपनी की तरफ से आर्मी को लगभग 6250 पेयर की एंटी माइन बूट्स को सप्लाई किया गया, तो उसके बाद आर्मी की तरफ से बताया गया था कि इन बूट्स की क्वालिटी काफी खराब है, जिसके बाद आर्मी की तरफ से उस कंपनी को पेमेंट करना बंद कर दिया गया था और बताया गया था कि आर्मी के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पार नहीं कर पाए। तो उसके बाद उस कंपनी की तरफ से आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के खिलाफ एक केस को दर्ज कर दिया गया था, क्योंकि इस टेंडर को नॉर्दर्न कमांड की तरफ से इशू किया गया था और इसके अंदर खरीदे जाने वाले एंटी माइन बूट्स को मेनली LOC में तैनात किए गए जवानों को देने का फैसला किया गया था। अभी उस कंपनी की तरफ से कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया गया कि उस दौरान जितने भी जूते सप्लाई किए गए थे, उसमें से बस 0.00008% क्षेत्र में ही इन बूट्स की क्वालिटी खराब पाया गया था, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है और ये आर्मी की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के अंदर भी आता है। तो इस बुनियाद पर पूरी कॉन्साइनमेंट की पेमेंट को बंद कर देने की वजह से उस कंपनी को काफी सारा नुकसान हुआ था और आर्मी की तरफ से बताया गया था कि इन खराब जूतों की वजह से एक सोल्जर की लिम्ब को इंजरी हुआ था, लेकिन कोर्ट में आर्मी की तरफ से ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से अभी आर्मी के ऊपर टोटल 29 करोड़ का फाइन लगाने का फैसला किया गया था, जिसमें से 17 करोड़ के आसपास तो ओरिजिनल फाइन था और उसके ऊपर 12 करोड़ की इंटरेस्ट को भी वहां पे लगाया गया है और अभी टोटली आर्मी को उस कंपनी को लगभग 29 करोड़ देने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।